Hello guys, I am Pratiksha Chauhan, your polity educator on Arpita Sharma classes. We are going to cover today center-state relations. Before we resume, here is a wonderful announcement. Unacademy is launching the perfect study partner for your UPSC CSE journey. Equipped with India's best educators, wherein new batches will be launched every Monday. How to get your subscription? Download the Unacademy Learning app, register or sign in on the app, select the goal as UPSC CSE GS, select plus and choose the duration which suits you best. Enter referral code Sharma20 to get 10% instant discount. Unacademy batches for prelims plus means for UPSC CSE 2021, 2022, 2023 starts on every Monday. Chance to stand out from the crowd with Unacademy live tests and quizzes, interactive classes, doubt learning clearing sessions, structured courses and PDFs. So what are you waiting for? Get your Plus subscription now. Use code Sharma20, get 10% discount and gift yourself with a perfect study partner and preparing with the best. Hurry up, subscribe now. So let us start with the topic center-state relation. There are two forms of government, यूनिटरी और फेडरल. यूनिटरी में मैक्सिमम पावर सेंटर के पास होती है. इसका एग्जाम्पल है फ्रांस, जापान, चाइना. वहीं फेडरल गवर्नमेंट में पावर सेंटर और स्टेट दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे यूएसए एंड इंडिया. इंडिया में केवल इमरजेंसी के दौरान यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज होती है और वैसे नॉर्मल सिचुएशन में इंडिया हैज फेडरल स्ट्रक्चर. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, बल्कि सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन को भी रेगुलेट करता है. सेंटर और स्टेट के इस रिलेशन को 3 हेड में डिवाइड किया गया है. पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तीसरा फाइनेंशियल रिलेशन. लेजिस्लेटिव रिलेशन हमें पार्ट 11 के आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 के बीच में देखने को मिलता है. वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पार्ट 11 के ही आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 तक देखने को मिलता है और फाइनेंशियल रिलेशन पार्ट 12 के आर्टिकल 268 से आर्टिकल 293 में देखने को मिलता है. तो पहले समझते हैं सेंट्रल स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन को. हम ये तो जानते हैं सेंट्रल स्टेट दोनों ही लॉस बनाते हैं. कुछ सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल लॉ बनाता है, कुछ सब्जेक्ट पर स्टेट लॉ बनाता है. सेंटर द्वारा बनाए गए लॉ उन्हें कहा जाता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन. इंडिया का मैप बना है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से मिलकर. अगर इसमें एक्वायर्ड टेरिटरी को जोड़ दिया जाए तो ये मिलकर टेरिटरी ऑफ इंडिया हो जाएगा. हमारे पार्लियामेंट में पूरी यूनियन टेरिटरी पर लॉ बन सकता है या पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी लॉ बन सकता है. इसके अलावा इंडियन सिटीजन की प्रॉपर्टी किसी भी कंट्री में है उसके लिए भी पार्लियामेंट लॉस बना सकती है. मतलब पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की पावर भी होती है, पर पार्लियामेंट के पास इन सब से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर एब्सोल्यूट नहीं है. पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ शेड्यूल एरियाज पर अप्लीकेबल होगा कि नहीं ये गवर्नर डिसाइड करेंगे और स्टेट के गवर्नर के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ उनके स्टेट पर लागू होगा या नहीं, और अगर लागू होता है तो कौन से मॉडिफिकेशन के साथ लागू होगा ये गवर्नर डिसाइड करते हैं. ये शेड्यूल एरियाज कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में है. इस लिस्ट में उन एरियाज को डिफाइन किया गया है जिन एरियाज में शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं. दूसरा, इसी तरह असम के ट्राइबल एरियाज पर लॉ अप्लीकेबल होगा या नहीं ये असम के गवर्नर डिसाइड करेंगे, और अगर होगा किन मॉडिफिकेशन के साथ होगा ये भी असम के गवर्नर डिसाइड करेंगे. सिमिलरली ये मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा को के भी केस में होगा, पर इसे डिसाइड प्रेसिडेंट करते हैं. ये
4 स्टेट 6 शेड्यूल में आते हैं और पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए एक्ट इन जगहों के ट्राइबल्स एरिया को अफेक्ट ना करे, इसलिए इस तरह के प्रोविजंस बनाए गए हैं। इसके साथ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लद्दाख, इन 4 यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड रेगुलेशन की पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट द्वारा बनाई गई रेगुलेशन पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन की। कोई भी स्टेट अपने पूरे स्टेट या कोई भी पार्ट ऑफ स्टेट उसके लिए लॉज बना सकता है, लेकिन ये लॉज केवल पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्री तक रहते हैं। इनका बनाया हुआ लॉ दूसरे स्टेट में वैलिड नहीं होता। जैसे एग्जांपल बैन ऑफ अल्कोहल इन गुजरात, बट ये केवल गुजरात में ना कि उत्तर प्रदेश में। बट अगर स्टेट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई नेक्सस है तो स्टेट इस पर एक्शन ले सकता है। अब बात करते हैं सेंट्रल किन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहली लिस्ट में डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन जैसे 97 सब्जेक्ट्स को रखा। ये वो सब्जेक्ट्स है जिसमें नेशन वाइड यूनिफॉर्मिटी की जरूरत होती थी, मतलब पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरे में पुलिस, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, मार्केट्स, थिएटर जैसे 47 सब्जेक्ट्स रखे। ये वो सब्जेक्ट्स है जहां नेशन वाइड यूनिफॉर्मिटी की जरूरत नहीं थी। तीसरी लिस्ट में क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स, फैमिली प्लानिंग जैसे 66 सब्जेक्ट रखे। ये वो सब्जेक्ट है जहां नेशन वाइड यूनिफॉर्मिटी हो तो अच्छा है, अगर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस कैटेगराइजेशन के बेसिस पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बनी। पर इस लिस्ट के सब्जेक्ट टाइमली चेंज हो सकते हैं। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए। ये 5 सब्जेक्ट से एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर जितने भी दूसरे कोर्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। और अब प्रेजेंट में यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 59 और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं, और ये सारे सब्जेक्ट 7 शेड्यूल में आते हैं। अब देखते हैं इन लिस्ट पर लॉ बनाने की पावर किसके पास है। यूनियन लिस्ट की सेंटर के पास, स्टेट लिस्ट की स्टेट के पास और कंकरेंट लिस्ट की सेंटर स्टेट दोनों के पास। पर कभी कभी इन लिस्ट जो सब्जेक्ट हैं वो ओवरलैप होते हैं या फिर उसके किसी कंपोनेंट या पार्ट में ओवरलैपिंग होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है जब भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में होगा तो यूनियन लिस्ट के लॉ को प्रिवेल किया जाएगा। सेम अगर कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्करेंट लिस्ट को प्रिवेल किया जाएगा, और इससे यह भी क्लियर होता है कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन लिस्ट को प्रिवेल किया जाएगा। अगर सेंटर और स्टेट ने एक ही सब्जेक्ट पर लॉ बनाया है तो सेंटर के लॉ को माना जाएगा, पर इस पर भी एक्सेप्शंस हैं और हैं। जब स्टेट बिल पास हो रहा है तो उस टाइम पर गवर्नर ने उस बिल को रिजर्व किया था प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर एसेंट दिया था। उस कंडीशन में स्टेट द्वारा पास किया लॉ माना जाएगा, तो सेंटर का लॉ वैलिड नहीं होगा। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो उसे कहा जाता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, और इस रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर सेंटर के पास है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जिस स्कीम को फॉलो करता है वो इनिशिएट हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 3 सब्जेक्ट की बात हुई है। पहला फेडरल सब्जेक्ट, दूसरा प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तीसरा कंकरेंट सब्जेक्ट।
फेडरल सब्जेक्ट पर सेंट्रल लॉ बनाता है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट पर डिफरेंट प्रोविंसेस को लॉ बनाते हैं, और कॉन्करेंट सब्जेक्ट पर ये दोनों लॉ बना सकते हैं, मतलब सेंटर प्लस प्रोविंसेस। और कुछ सब्जेक्ट पर इन तीनों में अवेलेबल नहीं थे, उसे रेसिडुअल सब्जेक्ट कहते हैं। और रेसिडुअल सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर उस टाइम केवल वाइसराय के पास थी, पर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैच नहीं होता है। इन प्रेजेंट मेन पावर सेंटर को दी गई है। आप दूसरे फेडरल देशों को भी देखते हैं, जैसे यूएसए में फेडरल लिस्ट पर लॉ बनाने की पावर सेंटर के पास होती है और प्रोविंशियल की पावर होती ही नहीं है, और रेसिडुअरी पावर स्टेट के पास होती है। और सेम केस में ऑस्ट्रेलिया में भी है, वहां पर भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है, पर कनाडा में फेडरल लिस्ट पर लॉ बनाने की पावर है, सेंटर पर प्रोविंशियल लिस्ट पर लॉ स्टेट बनाता है और रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैनेडियन वे ऑफ लेजिस्लेटिव पावर को फॉलो किया गया है। आमतौर पर सेंटर स्टेट लिस्ट पर कानून पर नहीं बनाता है, पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में सेंटर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकता है। और इसी तरह की 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है जहां पर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है। ये 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं जब राज्यसभा ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करे, या फिर नेशनल इमरजेंसी के वक्त, या फिर स्टेट सेंटर को रिक्वेस्ट करे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाने के लिए, या फिर सेंटर तब भी ये कर सकता है जब उसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट या कन्वेंशन का पालन करना हो, और लास्ट में ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। अब सब पॉइंट्स को ब्रीफली समझते हैं। पहला है व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन। ये तो सबको पता है, हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जनता द्वारा इलेक्ट हुए उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, बल्कि राज्यसभा में डिफरेंट स्टेट द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और राज्यसभा में कोई ऐसा रेजोल्यूशन लाया जाए तो जिसमें स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकते हैं, और उस समय राज्यसभा में वोटिंग हो, तो उस समय राज्यसभा में जितने भी लोग प्रेजेंट हों उनमें अगर 2/3 मेंबर प्रेजेंट और वोट कर रहे हों, तो इस रेजोल्यूशन में मेंशन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट को अधिकार होगा, वो 1 साल तक इन सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, और रेजोल्यूशन के 1 साल बाद इसे फिर से रिन्यू किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन इससे हर साल 1 ईयर के लिए फोर्स में रहना होता है, और गवर्नमेंट चाहती है उसे 10 साल के लिए वैलिड रखना है, तो उसे 9 बार रिन्यू कराना होगा। तो आप देखते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, इसमें सेंटर स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, और नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर स्टेट भी चाहे तो स्टेट भी लॉ बना सकती है। और यहाँ पर भी नेशनल इमरजेंसी लागू है, उसके 6 मंथ्स बाद तक नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर द्वारा लॉ बनाए गए लॉ वैलिड रहेंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस की, जो कि है व्हेन स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट। मान लीजिए स्टेट लिस्ट में एक सब्जेक्ट है और एक स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट्स ने रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर ने ये रेजोल्यूशन पास किया जिसमें सेंटर से रिक्वेस्ट करते हैं उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लॉ बनाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, और सेंटर द्वारा बनाया गया लॉ उन्हीं स्टेट पर अप्लीकेबल होगा जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है। हालांकि इन फ्यूचर कोई दूसरा स्टेट भी चाहे तो अपने स्टेट लेजिस्लेचर में इस तरह का रेजोल्यूशन बनाने के लिए सेंटर को दे सकता है, और जिस सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है उसे अमेंड या रिपील करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। अब इस प्रोविजन से रिलेटेड लॉ जो सेंटर ने स्टेट लिस्ट पर पास किए हैं वो हैं प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट 1955, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेटिंग एक्ट 1976 एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994।
अब नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। हम जानते हैं फॉरेन अफेयर्स यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, तो इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस को साइन करना होता है। तो ऐसी ट्रीटीज और एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए सेंटर अगर चाहे तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, ताकि सेंटर अपने ऑब्लिगेशन और कमिटमेंट्स को पूरा कर सके। इस तरह के लॉस के एग्जाम्पल हैं यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 और लेजिस्लेटिंग रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट एंड ट्रिप्स। अब लास्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है तो उस दौरान पार्लियामेंट के पास राइट है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सके, और ये लॉ प्रेसिडेंट रूल के बाद भी मान्य होंगे। प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो इस एक्ट को रिपील, ऑल्टर या री इनैक्ट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट। पहले हमने देखा सेंट्रल स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है केवल एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में, बट नॉर्मल टाइम्स में ये नहीं होता है। नॉर्मल टाइम्स पर स्टेट लिस्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकती है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो सेंटर को एम्पावर करते हैं कि सेंटर स्टेट लेजिस्लेचर पर कंट्रोल बना सके। ऐसा पहला प्रोविजन है जहां सेंटर स्टेट लेजिस्लेचर को ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखता है। अगर स्टेट लिस्ट पर कोई भी लॉ बनाना है तो उसकी शुरुआत होती है स्टेट लेजिस्लेचर से, बिल के इंट्रोडक्शन से। पर स्टेट लेजिस्लेचर के कुछ सब्जेक्ट पर जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पर लॉ बनाना है तो प्रेसिडेंट का सैंक्शन जरूरी है। अब दूसरा प्रोविजन हुआ जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में अब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर में उस पर वोटिंग होती है, और अगर बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास कर दिया जाता है तो ये बिल गवर्नर के पास भेजा जाता है उनके एसेंट के लिए, और गवर्नमेंट का एसेंट के बाद ही ये बिल एक्ट बनता है। पर गवर्नर एसेंट देने के बजाय प्रेसिडेंट को ये बिल रिफर कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है कि वो अपना एसेंट बिल पर दे या नहीं। तो इस तरह सेंटर का स्टेट का लेजिस्लेशन पर कंट्रोल रहता है। अब तीसरा प्रोविजन है जिसके थ्रू सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर कंट्रोल करता है। जिस समय देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तब प्रेसिडेंट ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट के सभी मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स प्रेसिडेंट को रेफर किया जाए। मतलब जब भी स्टेट लेजिस्लेचर में मनी बिल या फाइनेंशियल बिल लाया जाएगा तो स्टेट लेजिस्लेचर में पास होने के बाद ये मनी बिल प्रेसिडेंट को रेफरेंस के लिए भेजा जाएगा। इस बात से ये सब क्लियर हो गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव स्फीयर में स्टेट के मुकाबले सेंटर को ज्यादा सुपीरियरिटी देता है। अब सेंटर स्टेट की सुपीरियरिटी को एग्जामिन करने के लिए सेंटर ने रणजीत सिंह सरकारिया की चेयरमैनशिप में कमेटी अपॉइंट की, सरकारिया कमीशन इन 1983। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सेंटर और स्टेट के रिलेशन में स्टेटस क्यू मेंटेन करने की बात की, यानी इन्होंने कहा सेंटर स्टेट के रिलेशन में कोई मेजर चेंज की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, क्योंकि सेंटर की सुपीरियरिटी के कारण सेंटर और स्टेट के बीच में हार्मनी बनी रहती है और कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवल पर एग्जीक्यूटिव होते हैं जो लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। यूनियन लिस्ट के लॉज को सेंटर एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करते हैं, वहीं स्टेट लिस्ट के लॉज को स्टेट एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करते हैं। यहां तक कॉन्करेंट लिस्ट के लॉज को भी स्टेट एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉ सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, पर स्टेट इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब एग्जीक्यूटिव पावर को समझा, पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास एक्सक्लूसिव पावर यूनियन लिस्ट के लिए है
और स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास पावर कंकरेंट और स्टेट लिस्ट के लिए है। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वो भी कंकरेंट लिस्ट पर बने हैं, जैसे कि लॉज को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर कंकरेंट लिस्ट पर लॉ बनाते समय पार्लियामेंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इस लॉ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेंटर के पास है। इसके अलावा ये भी हो सकता है सेंटर की स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रीटी हुई हो या फिर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ हो जो सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटिव राइट देता है। स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर एग्जीक्यूटिव के पास ये राइट होता है कि वो स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट पर बने लॉज को एडमिनिस्टर कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर। यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट की एग्जीक्यूटिव पर 2 रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं ताकि सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर का स्कोप वाइड हो सके। अब बात करते हैं दोनों रिस्ट्रिक्शन की। पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि सेंटर ने अगर कोई लॉ बनाया है जो स्टेट पर अप्लाई होता है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकता है जो सेंटर द्वारा उस लॉ पर अप्लाई ना हो। इसके अलावा दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है जब भी सेंटर एग्जीक्यूटिव किसी भी स्टेट में एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूट करते हैं तो ऐसे में स्टेट एग्जीक्यूटिव सेंटर के एग्जीक्यूटिव काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और स्टेट में इन 2 रिस्ट्रिक्शन को नहीं मानता है तो सेंटर के पास ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 356 लगाए, उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अब समझते हैं सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट। सेंटर के पास ये अधिकार है कि वो स्टेट के कुछ मैटर्स में डायरेक्शन दे सकता है। ऐसे 4 डायरेक्शंस हैं। पहला मैटर है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, चाहे वो टेलीफोन लाइन हो या स्पेक्ट्रम एलोकेशन। अगर ये नेशनल या मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए है तो सेंटर स्टेट को ये डायरेक्ट कर सकता है कि वो इन कम्युनिकेशन के मीन्स को लेकर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में सेंटर का सपोर्ट करें। इसके अलावा स्टेट में रेलवे की जो प्रोटेक्शन है ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए सेंटर स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है स्टेट में रहने वाले लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी ग्रुप्स के बच्चों से रिलेटेड कि लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन उन्हीं के लैंग्वेज में दी जाए, इसके लिए सेंटर स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है। और लास्ट है स्टेट में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनसे रिलेटेड कुछ स्कीम्स बनाने या उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए सेंटर स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है। अगर सेंटर के डायरेक्शन को स्टेट फॉलो नहीं करता है, सेंटर आर्टिकल 356 लगाकर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।